वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्मोस प्रकाशन का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है दोस्तों, यह महेश कुमार बनवाल सर का है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग एक ही वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इतना ही कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यह दोस्तों जीव समुदाय और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक जो होते हैं दोस्तों, वह जैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। जो घास स्थल है, वन है और मरुस्थल, यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पद जो केवल जीव के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10% नियम, 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% का नियम ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। 10% नियम जो है वह ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। इसका नियम लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। 10% नियम जो है वह ऊर्जा खाद ऊर्जा के स्तर से है, जिसको लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। लिंडेमैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारणीय या अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा 1987 ईस्वी में किया गया था। ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं दोस्तों। डिकम्पोजर कवक और जीवाणु को कहते हैं। कवक और जीवाणु को डिकम्पोजर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, अपराइट होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है। तो यह बनता है दोस्तों जलीय परितंत्र में। जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं फाइटो प्लैंकटनस होते हैं। फाइटो प्लैंकटनस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को पारितंत्र का गतिक हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक के संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो यह
पारितंत्र का करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वह महासागर होता है, महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो यह दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप में किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वर्तमान में ही 13वां हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी मान लिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे, तो 13 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे। और 13वां कौन सा है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट, जो कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यूनेस्को एक संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह बिहार राज्य से संबंधित है और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है, जो बिहार राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण। वहीं अगर जनसंख्या से कहते दोस्तों तो पटना सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो सोलर रेडिएशन को माना जाता है। सोलर रेडिएशन को पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, सौरिक विकिरण को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 10% का नियम रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। रेमंड लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है। तो यह माना जाता है दोस्तों कार्ल रिटर को माना जाता है। कार्ल रिटर को पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था। तो यह चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया। पारिस्थितिकीय पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, यानी किस वर्ग को प्राप्त होता है। तो जो सर्वाहारी होता है, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों जो होता है, यानी सर्वाहारी, उसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो यह नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। और पौधे को नाइट्रोजन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 ईस्वी तक पारित किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल जिसे घोषित किया गया दोस्तों वह कोबोर्ग प्रायद्वीप है, जो 1974 ईस्वी में इसको घोषित किया गया। और यह कोबोर्ग कहाँ है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया देश में यह है कोबोर्ग प्रायद्वीप। विश्व का प्रथम रामसर स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप है, जो 1974 में इसको घोषित किया गया था। और यह रामसर कहाँ है दोस्तों, तो यह ईरान का एक जगह है। ईरान का एक जगह है जहां पर रामसर सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। तो इसको बायोम बोलते हैं, बायोम।
पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा होगा? तो यह जलीय बायोम होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है तो इसलिए इसको जलीय बायोम सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? सबसे कम जैव विविधता, जहां पर जैव विविधता सबसे कम पाया जाता है और जैव भार वाला तो हो जाएगा दोस्तों टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो बायोस्फीयर में जैविक और अजैविक घटक को शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो यह करता है दोस्तों खाद्य जाल यानी फूड वेब करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो जितना भी उपभोक्ता है दोस्तों उसमें परपोषी का गुण पाया जाता है। परपोषी का गुण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता यानी कमी के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है उसको की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। यानी वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता, जैव भार की वहां कमी के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाता है, छोड़ता है, उसको की स्टोन प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एबोनी तथा महोगनी, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो साल, सागौन और शीशम मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बायोम की भूमि अम्लीय यानी एसिडिक तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो यह होती है दोस्तों शंकुधारी वन की। शंकुधारी वन की जो भूमि होती है वह अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर यानी ताप में अंतर पाया जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तों अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है या सर्वाधिक की जाती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों विषुवतीय वन बायोम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों मानसूनी बायोम को माना जाता है। मानसूनी बायोम को माना जाता है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछता है यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु यानी इको इनेमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर यह पौधा जो होता है ना, वृक्ष होता है, वहां की पानी का जो होता है लेयर खत्म कर देता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? सागर जल के तलहटी में जो जीव रहता है उसको बेंथस बोलते हैं, बेंथस। और रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो यह टुंड्रा बायोम का है। और रेंडियर जो है इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और यह एक कुत्ते की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ की संज्ञा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वन रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 ईस्वी से किया जा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन
स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी भारतीय वन संरक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। हेडक्वार्टर है दोस्तों देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है कि लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो लानोस और कंपास या कैंपोस या उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों पतझड़ वन हो जाएगा, पतझड़ वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो यह भी अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो हो जाएगा सवाना बायोम की, यानी सवाना घास के मैदान को हाथी घास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है दोस्तों संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो यह दोस्तों शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो यह हो जाएगा पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णपाती वन जो है किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो ये भी हो जाएगा मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं? तो इसको इकोक्लाइन कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं। और सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो यह चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था, चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। और भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। और वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए ही की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया था? तो यह जैव विविधता दशक के रूप में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग। और हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। वर्तमान में विश्व में कुल इसकी संख्या 36 है। हॉटस्पॉट पूरे विश्व में अभी इसकी संख्या 36 है।
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में 2003 में इसको स्थापित किया गया। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों सिबक थॉर्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अति सघन वनों यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम स्ट्रिप्स शब्द का संबंध किससे है? तो एम स्ट्रिप्स शब्द का संबंध बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है, एम स्ट्रिप्स शब्द। और भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों 23 जनवरी 2001 ईस्वी को। और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसी कारण यह प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो नामक पादप है पर्यावरण को यह हानि जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सी पूछ वानर मकॉक के प्राकृतिक आवास कहां पाए जाते हैं? तो यह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 2002 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 3682 है, जो 2018 में 2967 थी, वर्तमान में 3682 है बाघों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरन में सहायता प्रदान करती थी, डोडो पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कच्छ के खाड़ी में है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है, जो है पहला पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय, चौथा है सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाइंग फॉक्स जो है अर्थात उड्डयन वलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह कहाँ है, यह क्या है? तो यह एक चमगादड़ों की प्रजाति है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों IUCN से संबंधित है। IUCN का संबंध किससे है? रेड डेटा बुक जितने भी विलुप्त प्राणी जो हो जाते हैं इसी में उसको इसी लिस्ट से जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी औषधि यानी मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, BBI है। ये हो जाएगा डाइक्लोफेनक सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बल्लभगढ़ हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फलगेंस है? तो यह हो जाएगा रेड पांडा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा दोस्तों हंगुल मृग के लिए है, और ये कहाँ है? कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में है, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट के में परिवर्तित करते हैं? तो यह हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोसोमोनास समूह के जीव जो है अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का जो पौधा है वह अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो यह पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। भारत के किस राज्य को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? तो यह पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह 10 भागों में बांटा गया है। और जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय में के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह हो जाएगा मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो यह नारियल को किया गया है, नारियल को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर राजस्थान में है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है यानी बहती है? तो यह होती है दोस्तों बाणगंगा तथा गंभीरी नदी, बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थाने संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं किया गया है इसमें? तो यह हो जाएगा दोस्तों वनस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन को नहीं सम्मिलित किया गया है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यह बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है? तो यह दोस्तों 18 हो जाएगा, 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारत के वन राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106, कहीं कहीं आपको 107 भी दिखाई देता है। वन्य जीव अभयारण्य 567 है और टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। उस समय टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हुआ करती थी। वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं दोस्तों, 58 टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है। 58वां जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है, माधव टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से पूछता है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट और किश्तवाड़ काजीनाग, यह सभी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर अगर पूछ दे वन्य जीव अभयारण्य तो शीत मरुस्थल, हुकेरसर और सुरिनसर मानसर, यह भी जम्मू कश्मीर में है। हेमिस हाई लद्दाख में है। चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह भी लद्दाख में है। कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में है और वहीं पर कालेसर और नाहर वन्य जीव अभयारण्य भी हरियाणा में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, HP हिमाचल प्रदेश में है। और इंदर किला ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, हिमाचल प्रदेश का है। जबकि इसमें से वन्य जीव अभयारण्य में रेणुका, बहुत बार पूछता है कि रेणुका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, खीरगंगा, पिंड घाटी और सिमबल बारा, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। वहीं पर
उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट, ठीक है, या गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है। अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है क्योंकि यहीं से रामगंगा नदी होकर बहती है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी नाम से भी जाना जाता था। वहीं पर केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य 967 वर्ग किलोमीटर में है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स, यह राजस्थान का है। वहीं पर माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार, ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य है, राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, ये भी टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में है। गुजरात में गिर वन, मरीन, कच्छ की खाली, ब्लैक बक, बसंदा, यह भी गुजरात में है। वहीं पर नौल सरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नौल सरोवर गुजरात का वन्यजीव अभ्यारण्य है। नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गाधा, कच्छ के रण में यह जंगली गाधा पाया जाता है। कच्छ के रण में जंगली गाधा पाया जाता है, तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुजरात में है। वहीं गुजरात में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संजय गांधी, बोरीवली, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चांदोली, यह महाराष्ट्र में है। वहीं पर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फंसड, बोर, कालसुबाई, हरिश्चंद्र गाड, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, पौनी, कर हांदला, ये सभी महाराष्ट्र में है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। जबकि मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबर, अंधारी, पेंच टाइगर रिजर्व, सहादरी, नौगांव, नगजीरा, बोर, सबसे क्षेत्रफल में छोटा जो टाइगर रिजर्व है वह बोर है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, यह सब टाइगर रिजर्व है। गोवा में महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। उसी तरह महावीर 40 वर्ग मील में है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कर्नाटक में यह पूछता है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंसी, बांदीपुर, यह सभी कर्नाटक में है। वहीं पर घाटप्रभा, डांडेली, चिंचोली, तालकावेरी, ये सभी कर्नाटक में है। जबकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। भद्रा, डांडेली, अंसी, नागरहोल टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक में है। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में है। केरल, अनाईमुद्दी, इराविकुलम, मथिकेटन, सोला, पराम्बिकुलम, पेरियार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी केरल में है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य में पूछ जाता है, थडेटकट पक्षी अभ्यारण्य, इडुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार वायनाड, ये सभी केरल में है। जबकि पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी है, ये भी केरल में है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर वहीं पर पूछ दे कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान निकोबार और दोनों में सेम है। उसके बाद है तेलंगाना है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में तेलंगाना में कोई इसमें देख लीजिए दोस्तों, सुब्रहानंदा, महावीर हरिना वनस्थली, मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान। जबकि नागार्जुन सागर ये हो जाएगा तेलंगाना में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मनार की खाड़ी। उसके बाद दोस्तों ये सभी तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्रीशैलम हो जाएगा। इंद्रावती
कुटुरु, इंद्रावती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंगेर घाटी, गुरु घासीदास या दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास को भारत का 56वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 56वां। और वहीं पर धौलपुर एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसको टाइगर रिजर्व किया गया। भारत का पूछ दे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो 58 है, 58 है। 55वां, 54 तो इसमें दिया हुआ है, 55वां हो जाएगा दोस्तों। 55वां जो जिसको घोषित किया गया है दोस्तों, वह राजस्थान का धौलपुर करौली है, ठीक है। या 55वां है जो कहां का है, राजस्थान का है। राजस्थान 56वां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का ही है। गुरु घासीदास, इसको 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 57 है जो दोस्तों मध्य प्रदेश का रतपानी टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा 57वां जो हो जाएगा दोस्तों। 57वां या रतपानी जो हो जाएगा या मध्य प्रदेश का, एमपी का हो जाएगा। वहीं पर 58वां 58वां जो हो जाएगा ये भी मध्य प्रदेश का ही हो जाएगा। यह हो जाएगा दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व, यह 58वां, यह भी एमपी में है। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हो गया। अचान कमार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में दोनों भीतरकनिका और सिमलीपाल। चिल्का जानते हैं हम लोग, नंदनकानन उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज और सिमलीपाल, गहिर माथा, ये सभी उड़ीसा में है। सिमलीपाल, सतकोसिया गार्ज। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा, ये सभी पश्चिम बंगाल में है। त्रिपुरा में दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में मुरलेन और फवंगपुई, जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दम्फा, मिजोरम में बहुत बार पूछता है, दम्फा और थोरांट लांग। मणिपुर में केबुल लामजाओ, तैरता हुआ पार्क जो है सिरोही। नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड में है। वहीं पर फाकिम जो है यह भी नागालैंड में है। नामदफा, माउलिंग या अरुणाचल प्रदेश में। पखुई, आर्किड अरुणाचल प्रदेश में। असम में दोस्तों काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, यह दोनों ओरांग और देहिंग पटकाई और रायमोना को 2021 में इसको शामिल किया गया था राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। उसके बाद मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग ये सभी असम में हो जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा। मेघालय में गारो खासी, मेघालय में हो जाएगा दोस्तों गारो खासी। बालफक्रम यह हो जाएगा मेघालय में। नोंग खैलेम जो है या दोस्तों मेघालय में है। वहीं पर बाघमारा, पिचर प्लांट जो कीट को खाता है, पिचर प्लांट, ये कहाँ है, मेघालय में है। झारखंड में बेतवा, पलामू, हजारीबाग, गौतम बुद्ध, पारसनाथ, पोम्प चंची, ये सभी झारखंड में है। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है राष्ट्रीय उद्यान, जबकि भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व भी एक है वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, बघीरा है, कैमूर है, महावीर स्वामी है। राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है, जिसमें बांधवगढ़ है, कान्हा, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार, डायनासोर क्रोनो, ये सभी मध्य प्रदेश में है। जबकि दोस्तों इसमें से आपका पन्ना बहुत बार पूछता है, बांधवगढ़ बहुत बार पूछता है, ये सभी मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से माउंट हैरियट, सैडल पीक बहुत बार पूछता है। टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है अंडमान में। दिल्ली में वन्यजीव अभ्यारण्य में एकमात्र है असोला भाटी।
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। वहीं पर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020 में 2005 से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इंडियन राइनो विजन 2020 में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यूनेस्को की सूची में सबसे पहली बार नीलगिरी को शामिल किया गया था, जो केरल राज्य और तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में पड़ता है, जो 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। नीलगिरी को यूनेस्को में 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी को 2001 में, जो तमिलनाडु राज्य में है। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सुंदरबन है, यह भी पश्चिम बंगाल में है, इसको 2001 में शामिल किया गया। नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसको 2004 में लागू किया गया। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो मेघालय में है, 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में शामिल किया गया। अमरकंटक और आचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, यह 2012 में इसको शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, इसको 2013 में शामिल किया गया। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में शामिल किया गया। और पन्ना मध्य प्रदेश में है, 2020 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था। तो यह नीलगिरी में, इसको 1986 ईस्वी में ही स्थापित किया गया, जबकि यूनेस्को इसको 2000 में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। तो यह आनुवांशिक विविधता में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो यह किया था दोस्तों रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है। अरीबादा जो है दोस्तों कछुओं की कुछ प्रजातियों की एक व्यापक घोंसला प्रक्रिया है, उसी को अरीबादा बोलते हैं, अरीबादा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहां है। तो यह ओस्लो नॉर्वे में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क है। तो यह मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय पार्क, टोटल यहां पर 11 राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी NCMB नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में है। तो यह जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ने वाली छिपकली जिसे डेकरो कहा जाता है वह भारत में कहां पाई जाती है। डेकरो तो यह पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो यह नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जो 1936 में इसको स्थापित किया गया, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिससे इससे पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसको हेली नामक अंग्रेज के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। तो यह हो जाएगा दोस्तों कजिन द्वीप जो सेशेल्स में है। कजिन द्वीप जो है वह सेशेल्स में है, केवल पक्षियों के लिए ही आरक्षित है। और भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहां स्थापित किया गया था। तो यह हो जाएगा दोस्तों वेदांतगल तमिलनाडु में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो नीलगिरी 3 राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा दोस्तों बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो हो जाएगा दोस्तों फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्स वर्थ के द्वारा इसका खोज किया गया था। जो भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में है, चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा के टाइगर डॉल्फिन को कहा जाता है, गंगा के टाइगर की उपमा डॉल्फिन को दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्य जो है घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है, रंगनथिट्टू पक्षी विहार या मांड्या कर्नाटक में है, वेदांतगल पक्षी विहार कांचीपुरम ये भी तमिलनाडु में है, नीलापटू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है, सलीम अली पक्षी विहार चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा में हो जाएगा, और कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है, और कुमाराकोम पक्षी विहार या वेम्बनाड पक्षी विहार कोटायम केरल में है, कोटायम केरल में है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो हो जाएगा दोस्तों जोसेफ फोरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की प्रस्तुति की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गैस का वैश्विक तापमान विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह उस गैसों के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो प्राकृतिक रूप से एक ही है, वाटर वेपर यानी जलवाष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2015 पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या अधिक संभव हो सके तो 1.5 डिग्री से अधिक न होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावित हुआ था। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो यह है दोस्तों आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड चादर है। वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडल का तापमान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि CO2 सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अपने में अवशोषित कर लेती है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीथेन गैस के उत्सर्जन से कौन सा प्राकृतिक स्रोत मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो हो जाएगा दोस्तों आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेटस। जहां भी दलदली वाले स्थान होता है वहां पर मीथेन गैस पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यह अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह
आइस कोर से प्राप्त किया जाता है, आइस कोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है जहां प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित होता है। प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो हो जाएगा दोस्तों समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था? तो यह हो जाएगा दोस्तों कानकुन सम्मेलन में किया गया था, जो मैक्सिको 2010 में हुआ था। हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड जो था के गठन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखलाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1979 ईस्वी में आयोजित किया गया था, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग से हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान आ जाना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो यह हो जाएगा दोस्तों इटली और स्विट्जरलैंड। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो इटली और स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक पॉइंट है कि ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय 8:30 रात से लेकर 9 बजे रात के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय थीम था कि पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो यह हर साल मार्च महीना में मनाया जाता है। हर वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने कियोटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान किया? तो यह दोस्तों 8 अगस्त 2017 को। IPC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों यह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत है दोस्तों 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा दोस्तों GW केंट मूर के द्वारा किया गया था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल की खोज
ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो इसका संबंध है दोस्तों ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो यह डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो है दोस्तों CFC, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं लाफिंग गैस, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलेन 1211, 1301 आदि। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ यानी ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में तैरते हुए सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो यह करते हैं दोस्तों मानव जनित प्रदूषण के कारण, मानव जनित प्रदूषण के कारण करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? यानी वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं उसको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उसको द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसॉन के द्वारा किया गया था, हेनरी बुसॉन के द्वारा किया गया था। चलिए प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो यह सभी द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो यह करते हैं दोस्तों सुपोषण में करते हैं, सुपोषण। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो यह लेड करती है दोस्तों, लेड। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उनको जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं, जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है? तो एसिड रेन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड होती है। SO2 और NO2 गैसें जो होती है दोस्तों वह दोनों इसके लिए उत्तरदायी होती है, एसिड रेन के लिए। और यह सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों वह नॉर्वे देश में होता है, नॉर्वे देश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा से मृदा यानी मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाएगा और जैसे ही पीएच मान कम होगा मृदा अम्लीय हो जाएगा, मृदा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और पीएच मान जो हुआ था दोस्तों सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में दिया गया था, जो 0 से लेकर 14 भागों तक होता है, बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, एस्बेस्टोसिस रोग हो जाएगा। जैव आचरण से क्या समझते हैं? जैव आचरण से क्या समझते हैं? तो जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों के निष्कासन जो निकालते हैं उसी को जैव उपाचरण कहते हैं, जैव उपाचरण। रेफ्रिजरेटर
यानी फ्रिज में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में लगाया जाता है। जैवोपचार यानी जैव जो उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको स्वस्थानीय जैवोपचार कहते हैं। और यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है तो उसको बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। और प्रदूषक को जड़ों व पत्तियों में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय जो दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी? चेरनोबिल यूक्रेन में है, ठीक है। जो परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुआ था। कुछ प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यह दुष्प्रभाव इसका क्या होता है कि श्वास संबंधी रोग हो जाता है। और CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में बहुत जल्दी घुल जाता है, इसलिए यह बहुत ही खतरनाक गैस है, प्रदूषक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। धूलकण, धूलकण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचती है, यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचती है। सीसा, सीसा से कैंसर होता है, सीसा से कैंसर होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगा पेयजल में, पानी पीने वाले जल में, तो यह हो जाएगा दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया हो जाएगा, मिथेनोग्लोबोनीमिया हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत ही फेमस वर्ड है, बार बार यह प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में से कौन सी प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। कि सिगरेट के धुआं जो होता है दोस्तों उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है दोस्तों, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और C6H6 पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन और सिगरेट लाइटर पूछ देगा, वो उसमें लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन गैस भरी होती है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? अधूरे प्रज्वलन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण, क्योंकि पॉलीथीन जो होता है वह पॉलीमर से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 ईस्वी में, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसिनेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनेटर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VBI है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो यह हाइड्रोजन गैस करता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, जिसी को बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्थेनियम जो गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है? पार्थेनियम के परागकणों से चर्म रोग एवं दम्मा होता है, चर्म रोग एवं दम्मा होता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होते हैं? तो यह वायु प्रदूषण के होते हैं, वायु प्रदूषण के
होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से उष्मीय प्रदूषण होगा, थर्मल पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो यह इटाई कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा रहित, यानी उसमें सीसा नहीं है, सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें बेंजीन, टोल्यून और जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होने की संभावना है, रक्त कैंसर होने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो यह सिलिका और एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं? तो आर्सेनिक है और फ्लोराइड है, आर्सेनिक और फ्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? कोयला उद्योग में तो न्यूमोकोनियासिस रोग हो जाता है। कोयला उद्योग में जो व्यक्ति काम करता है, लगभग संलग्न है, उसको न्यूमोकोनियासिस रोग हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की पाई जाती है, फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों कपड़ा उद्योग के लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट हो जाएगा पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, ब्लैक फुट। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पदार्थ को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में भी जाना जाता है? तो यह जलकुंभी को जाना जाता है, जलकुंभी को। और बंगाल के लोग सबसे ज्यादा ये जलकुंभी से परेशान है, इसलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो हो जाएगा दोस्तों परावैंगनी विकिरण के। कुछ वायु प्रदूषक है दोस्तों जिससे कुछ प्रभावित अंग हो जाते हैं। एस्बेस्टस धूल अगर चला जाए शरीर में तो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। सीसा मस्तिष्क को करता है। पारा जो होता है दोस्तों Hg, पारा जो होता है उदर पेट को करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह रक्त में घुल जाता है, इसलिए यह रक्त वाहिकाओं को करता है। एक प्रश्न है दोस्तों कि इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ संगठन है पर्यावरणीय संगठन, और इसका उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों कि इसका उद्देश्य भी क्या था। संगठन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 1972 में हुआ था। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य है। मुख्यालय इसका नैरोबी। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? तो नैरोबी केन्या में है। और यह वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्ति का आकलन करना तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण को विकसित करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है IUCN जो है दोस्तों इसका स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसमें लगभग 1300 सदस्य है। इसमें 1300 सदस्य है। यह होता है दोस्तों यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करता है। CITES पादप वन एवं जंतुओं के
कि संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वार्षिकरण कन्वेंशन की स्थापना 1973 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके 183 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न न करे। इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव कोष मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1961 में हुआ था। इसमें वर्तमान में 100 देश है। यह करता है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। उसके बाद है दोस्तों ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। स्थापना 1971 में हुआ था। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिक पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल मुख्यालय इसका दोस्तों वेजनिंजन नीदरलैंड में है। मुख्य स्थापना हुआ था 1996 वेटलैंड इंटरनेशनल। और रॉटरडम कन्वेंशन की स्थापना 1998, सदस्य इसमें 157 है और मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड में है। और स्टॉकहोम सम्मेलन स्थापना जो हुआ था दोस्तों 2001 में, वर्तमान में 152 सदस्य है और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में ही है, स्वीडन में ही है। चलिए कुछ विविध प्रश्न देखते हैं कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पगमार्क तकनीक तो यह वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है, जो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसी से यह सब में प्रस्तुत किया गया था एजेंडा 21 को। और रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। ब्राजील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इको मार्क क्या है? तो इको मार्क वह होते हैं जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण चिन्ह होता है। एग मार्क जो खाद्य पदार्थों के लिए होता है। हॉल मार्क स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। सब बात याद रखिएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा स्थापित किया गया था। 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत किया था तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक इनको माना जाता है बिंदेश्वरी पाठक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो यह सियरा लियोन में मनाया जाता है। सियरा लियोन इसका राजधानी हो जाएगा, फ्री टाउन हो जाएगा दोस्तों। किस पर्यावरणीय कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो यह चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है, जिनका संबंध चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ यह भी थे चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ है? तो नीरी का मुख्यालय जो है दोस्तों यह नागपुर में है। नागपुर में है। पेरियार गेम अभयारण्य केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में है। और भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो यह 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ? तो यह 2008 में हुआ था। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है को UNEP के द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की भी उपाधि दिया गया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि किसे दी गई है? तो MS स्वामीनाथन को दी गई है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश चीन है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पारिस्थितिकीय अस्थायी मितव्ययिता है यह आंदोलन किस आंदोलन का नारा था? तो यह हो जाएगा दोस्तों चिपको आंदोलन का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है? तो हो जाएगा दोस्तों पांडा। पांडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो यह नाम था इसका महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1993 ईस्वी में किया गया था। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सासाकावा तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में किया जाता है। चलिए दोस्तों कुछ आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था। वहीं पर सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। गौरा देवी भी साथ में थी, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन से संत जाम्बोजी और अमृता देवी बिश्नोई संबंधित है। प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले 3 शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ सम्मेलन है और इसका वर्ष कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना किया गया। इसमें निर्णय लिया गया 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में भी प्रथम प्रयास किया गया। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा का इसमें निर्णय लिया गया। लंदन सम्मेलन 1975 समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 प्रजाति संरक्षण को किया गया। वियना सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1985 में ओजोन स्तर परत का संरक्षण के लिए इसमें निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के नाम से 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का काम किया गया। रियो सम्मेलन जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, इसको 1992 में किया गया हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग होगा। एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की भी स्थापना की गई। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ स्थापना इसका। अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल इसमें पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन भी किया गया। इसमें रखा गया दोस्तों कि ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस 1997 में हुआ था। जापान में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कर तथा भूमंडलीय तापन को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का भी निर्णय इसमें लिया गया था। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग यानी रियो प्लस 10 सम्मेलन यानी पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन या 2002 में 1992 से 10 साल जोड़ लीजिए। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। विश्व एकजुटता कोष की भी स्थापना पर सहमति बनी थी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में विकसित देशों के द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और 1990 के स्तर तक इसको लाना था। उसके बाद दोस्तों
कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें भी क्या किया गया, विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों के द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का प्रावधान किया गया, कम कार्बन अर्थव्यवस्था इसमें लाया गया। नेक्स्ट है रियो प्लस 20 सम्मेलन, यानी पृथ्वी सम्मेलन के 20 साल बाद या 2012 हो जाएगा, ठीक है। इसमें रखा गया द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था का भी व्यवस्था किया गया इसमें। पेरिस सम्मेलन COP21, देखिए वार्सा सम्मेलन COP19 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। लीमा सम्मेलन COP20 14 में हुआ 2014 में, 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत किया गया। पेरिस में COP21 हुआ 2015 में हुआ, इसमें कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि किया गया। बाब इटली मोरक्को में हुआ COP22, इतना याद रखना है कि COP22 इटली में 2016 में हुआ, COP23 जर्मनी में हुआ वान में, COP24 पोलैंड में हुआ, COP25 स्पेन में, COP26 यूके में और COP27 जो है दोस्तों यह मिस्र के शर्म अल शेख 2022 में हुआ था। वहीं पर दोस्तों COP28 की मेजबानी यूएई, COP28 की मेजबानी यूएई को 2023 में सौंपा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ करंट अफेयर्स वगैरह भी अभी COP29 वगैरह ये सब हुआ है, तो आप लोग बताइए कि COP29 कहाँ हुआ है और आप लोग को ये वीडियो पूरा कैसा लगा महेश बनवाल का। और ये इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको पूरा कराया गया है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, ठीक है।